वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल में दिल्ली में शहरों का विकास। प्रश्न, सल्तनत काल में निम्नलिखित नगरों के विकास की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 1. सिरी 2. तुगलकाबाद 3. फिरोजाबाद 4. जहांपनाह। उत्तर, सल्तनत काल में दिल्ली में शहरों का विकास 1276, 1316 और सन 1328 के सल्तनत काल के शिलालेखों में देश के हिस्से के रूप में दिल्ली शहर का उल्लेख है, जिसे हरियाणा का हरिताना और हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक सूफी कवि मुल दाऊद ने भी फिरोज शाह को दिल्ली के सुल्तान के रूप में उल्लेख किया है, जो बताता है कि सल्तनत काल के दौरान बहुत लंबे समय तक शिलालेखों के साथ साथ स्थानीय साहित्य में भी दिल्ली नाम जारी रहा। इस तथ्य के कारण दिल्ली, देहली बन गई कि अरबी और फारसी भाषाओं में ध, थ आदि मिश्रित शब्दों का कोई प्रावधान नहीं है। तुर्की विजय के बाद शहर में पूर्ण परिवर्तन हुआ। घोरियन तुर्की विजेताओं ने अपने कब्जे वाले किले के चारों ओर अपना शहर बनाना शुरू कर दिया। किला राय पिथौरा की प्राचीर को 13 द्वारों से छेदा गया था। मुख्य प्रवेश द्वार बदायूं गेट के नाम से जाना जाता था। मस्जिद ए जामी के पूर्वी प्रवेश द्वार के मेहराब के नीचे एक शिलालेख इस किले हिसार पर विजय प्राप्त की गई थी और इस मस्जिद का निर्माण महान और शक्तिशाली कमांडर इन चीफ कुतुब द्वारा किया गया था। उल दौलत व उल दीन, यानी राज्य और विश्वास की धुरी कमांडरों के कमांडर ऐबक सुल्तान, यानी भगवान अपने सहायकों को बढ़ाए प्रचलित हुए। इस मस्जिद में 27 मूर्ति मंदिरों से सामग्री का उपयोग किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 2000 है। सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पर दया कर सकता है, जो बाकी बिल्डर यानी बानी के लिए प्रार्थना करता है। मस्जिद ए जामी कुतुब मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम के नाम से लोकप्रिय की नींव के साथ कुतुब मीनार और एक नया किला यानी हिसारेनो उत्तर दिशा में है। दिल्ली की मस्जिद ने अपनी केंद्रीय शाही स्थिति प्राप्त की। अतहर अली ने टिप्पणी की, जो उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र बन गया। दिल्ली को 14वीं शताब्दी में दिल्ली ए कुहना या पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इसे कुतुब दिल्ली या बस शहर के नाम से भी जाना जाता था। यह यमुना नदी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर था। तारीख-ए-अलाई में अमीर खुसरो बताते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जामी मस्जिद की ऊंची मीनार का एक जोड़ा बनाने और इसे इतना ऊंचा उठाने का संकल्प लिया कि इसे पार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने पहले निर्देश दिया कि मस्जिद के सामने वाले चौक का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए ताकि इस्लाम के अनुयायियों के लिए पर्याप्त जगह हो सके। उसने मीनार की परिधि को पुरानी मीनार की ऊंचाई से दोगुना करने और उसी अनुपात में ऊंचा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि पुराने ढांचे में एक नया आवरण और कपोला जोड़ा जाए। जैसे जैसे शहर में आबादी बढ़ती गई, शहर को पानी की आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ा। नतीजतन उपनगर यमुना के किनारे के करीब बढ़ने लगे। संभवतः सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान ग्यासपुर में पहली बार एक उपनगर विकसित हुआ। शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने इस उपनगर में अपना जमातखाना स्थापित किया। 1. सिरी। दिल्ली को मंगोलों के कहर से बचाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में सिरी में एक शिविर की किलेबंदी की। जैसा कि सूत्र बताते हैं, सिरी एक सादा बंजर भूमि यानी सहरा थी जो दिल्ली के उत्तर पूर्व में पुराने शहर से लगभग सटी हुई थी। इस तरह के एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी के स्थान के बारे में स्थानीय स्मृति खो गई थी।
हालांकि कनिंघम ने इस जगह की पहचान मिट्टी के उठे हुए टीले से घिरे एक विशाल क्षेत्र और शाहपुर जाट के गांव से की है। प्रारंभ में सिरी की बस्ती को लश्कर या लश्करगाह यानी सेना छावनी कहा जाता था, जबकि कुतुब दिल्ली को शाहर यानी शहर के रूप में जाना जाता था। हालांकि बाद में सिरी में स्थित लश्करगाह का नाम दारुल खिलाफा रखा गया। 14वीं सदी के एक इतिहासकार यजदी ने जफरनामा में सिरी की स्थिति का वर्णन जहांपनाह के उत्तर पश्चिम में किया है, जबकि कुतुब दिल्ली या दिल्ली ए कुहना इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित था। उनके अनुसार सिरी की चारदीवारी सुरा मोटे तौर पर वृत्ताकार है। तैमूर अपने संस्मरणों में भी लिखता है, सिरी शहर के चारों ओर है। इसकी इमारतें ऊंची हैं। वे पत्थर और ईंटों से बने किलेबंदी से घिरे हैं और वे बहुत मजबूत हैं। अतहर अली टिप्पणी करते हैं कि यह दिल्ली की अन्य बस्तियों के विपरीत आयताकार नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी और उनके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक हजारसुतुन के महल में रहते थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी किले के बाहर बनवाया था। यह इब्न अब्तूता के वृतांत से स्पष्ट है। हालांकि सिरी हमेशा कुतुब दिल्ली का एक अलग विस्तार बना रहा। 2. तुगलकाबाद। दिल्ली और सिरी की जनसंख्या में वृद्धि शायद प्राथमिक कारण था, जिसके कारण सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने एक और शहर बसाया, तुगलकाबाद। 1321 और सन 1323 ईस्वी के बीच यह लगभग 9 मील की दूरी पर दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। इसका विशाल आकार, एकजुटता और विशाल शक्ति इसे प्रभावशाली गरिमा की हवा देती है। दुर्भाग्य से किला अब इतनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है कि तुगलकाबाद की योजना का पुनर्निर्माण करना मुश्किल है। केवल किले की दीवार और एक विशाल प्रवेश द्वार ही समय के उलटफेर से बचे हैं। किले के बारे में फैनशावे के वृतांत से इसकी पूर्व भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह लिखता है, दीवार में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का बड़ा आकार, 3 मंजिला टावर, ऊंचे मुंडेर, कमरे के साथ छतों और ऊंचे फाटकों के साथ अंदर समर्थित, सभी बहुत प्रभावशाली है। शायद सबसे प्रभावशाली बिटगढ़ का दक्षिण पूर्व गढ़ और उसके ऊपर पूर्व की दीवार है। उपर्युक्त के माध्यम से पथ चट्टान में बने एक बड़े जलाशय के पीछे जाता है। इसके आगे महल और अस्तबल और एक अच्छी मस्जिद के खंडहर हैं। टैंक और पटरियों से गढ़ के मुख्य द्वार के नीचे एक आउटवर्क तक चढ़ता है, जो एक बहुत ही बढ़िया और मजबूत पोर्टल रहा होगा, और फिर खंडहरों के माध्यम से सभी के उच्चतम बिंदु तक जाता है, जिस पर कुछ शाही इमारतों थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके नीचे पश्चिम में गढ़ के रक्षकों के उपयोग के लिए एक बहुत गहरा बाउली टैंक था, और चारों ओर भूमिगत मार्ग हैं, जहां नौकरों और दासों के क्वार्टर थे। लाल बलुआ पत्थर का प्रवेश द्वार, इसके साथ पहले की पठान शैली में झुका हुआ चेहरा और जाम और सिर अंधेरे दीवारों और गोलाकार टावरों के साथ अच्छी तरह से विपरीत होता है जिसमें यह खड़ा होता है। किले का इंटीरियर बाहर से किसी भी समर्थन की तुलना में बहुत छोटा है। इस तथ्य के बावजूद कि तुगलकाबाद को इस तरह से नियोजित किया गया था कि इसने महल, कार्यालय परिसरों के साथ साथ शहर को भी आश्रय दिया, यह केवल सुल्तान, उनके अनुचर और व्यक्तिगत सैनिकों के आवास के लिए एक अलग परिसर बना रहा। शहरी गतिविधियां पुरानी दिल्ली में केंद्रित थी, जो अभी भी बरकरार हैं। एक वाणिज्यिक और साथ ही एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मोहम्मद बिन तुगलक के राज्याभिषेक के बाद तुगलकाबाद शासक की सीट नहीं रही और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोजाबाद शहर की स्थापना के बाद इसे अंततः छोड़ दिया गया। 3. फिरोजाबाद। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान नदी के किनारे चट्टानी क्षेत्र से राजधानी के स्थान में बदलाव देखा जा सकता है, जिसने 1358 ईस्वी में यमुना के तट पर अपनी राजधानी फिरोजाबाद तय की थी। फिरोजाबाद इस प्रकार एक बड़ा शहर था जो संभवतः 2 मील उत्तर और दक्षिण में फैला हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इंद्रपथ यानी इंद्रप्रस्थ
पुराना किला और रिज के बीच की सभी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि यहाँ यह बताया जा सकता है कि जनसंख्या यमुना नदी के किनारे काफी संकरी पट्टी में फैली हुई है। शम्स-ए सिराज अफीफ, फिरोज शाह के शासनकाल के एक इतिहासकार हमें बताते हैं, ईश्वर की कृपा से दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ गई कि इनपुट और कौशे के शिकार के बीच का पूरा स्थान आबाद हो गया। इंद्रपथ, इंद्रता और कोशे के शिकार की सीमा के बीच की दूरी 5 कुरोह है। कोटला या किला यानी कोटला फिरोज शाह का निर्माण लगभग सन 1350 से सन 1370 में जमुना के तट पर किया गया था, जिसके ऊंचे खंडहर अशोक के स्तंभ से सटे हुए दिखाई देते हैं, जिसे लाट के नाम से जाना जाता है। यह अशोक के 2 पत्थर के स्तंभों में से एक है, जिसे जगाधरी यानी उम्बाला जिला के 7 मील दक्षिण पश्चिम में टोपारा से हटा दिया गया था और इस स्थान पर फिरोज शाह द्वारा लगाया गया था। दूसरा स्तंभ कौशे के शिकार में रिज पर लगाया गया है। महल को विश्व प्रदर्शन का जहनुम भी कहा जाता है। फिरोजाबाद में सबसे उल्लेखनीय इमारत 64 खंबा यानी 64 खंभे के रूप में जानी जाने वाली सुरम्य मस्जिद है, और कलान मस्जिद फिरोजाबाद के एक हिस्से में स्थित है जहां शहर वर्तमान से घिरा हुआ है। शाहजहानाबाद मस्जिद अब शाहजहां की जामा मस्जिद के दक्षिण पश्चिम में इस शहर की दीवारों के भीतर है। इसे फिरोज शाह के वजीर खान जहां ने बनवाया था और यह फिरोज शाह के समय की प्रमुख मस्जिद थी। एम अतहर अली टिप्पणी करते हैं, फिरोज शाह ने दिल्ली को एक अधिक उपयुक्त इलाके में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए इसके बस्तियां अरावली रिज के बजाय यमुना से सटे हुए थे। जलोढ़ क्षेत्र एक भौगोलिक अर्थ में उतना ही ऐतिहासिक। फिरोजाबाद ने चट्टानी कचरे पर और उसके आसपास अपनी साइट के साथ सल्तनत की दिल्ली की गिरावट पर मुहर लगा दी और इसे निचले इलाकों में उत्तर और उत्तर पूर्व में मजबूती से स्थानांतरित कर दिया। 4. जहांपनाह मोहम्मद तुगलक सन 1325 से सन 1351 ने न केवल तुगलकाबाद के आसपास के क्षेत्र में एक अन्य किले आदिलाबाद का निर्माण किया और दोनों को एक सेतु से जोड़ा, बल्कि उसने किलेबंदी की एक विशाल लंबाई की भी योजना बनाई ताकि कुतुब दिल्ली और सिरी के बीच का पूरा क्षेत्र इसकी तहों में बंद हो सके। इस बाड़े को जहांपनाह नाम दिया गया था। उसने तुगलकाबाद को इस किलेबंदी के भीतर घेरने की भी योजना बनाई। जैसा कि इब्न बतूता बताता है कि उसने पुरानी दिल्ली, सिरी, जहांपनाह और तुगलकाबाद को एक किलेबंदी के भीतर लाने की भी योजना बनाई थी। वे कहते हैं कि मोहम्मद शाह का इरादा इन चारों शहरों को एक साथ एक ही दीवार से जोड़ने का था। उन्होंने इसके एक हिस्से को उठाया, लेकिन इसके निर्माण में भारी खर्च के परिणामस्वरूप इसे पूरा करना छोड़ दिया। मोहम्मद तुगलक ने पुरानी दिल्ली, सिरी और जहांपनाह को एक साथ जोड़ा, जो पुरानी दिल्ली और सिरी की तुलना में विशाल आकार की बस्ती थी। जैसा कि 14वीं शताब्दी के एक इतिहासकार यगदी बताते हैं, जहांपनाह की दीवारों में 6 द्वार थे जो उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर और सिरी की ओर जाते थे। खिरकी के वर्तमान गांव के पास जलापूर्ति प्रदान करने के लिए सरोवर की व्यवस्था की गई थी, जिसे सतपुता नाम दिया गया था। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली का आकार बहुत बड़ा हो गया था। इब्न बतूता दिल्ली के बारे में उल्लेख करता है, इसकी दीवारें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया में उनकी कोई बराबरी नहीं है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वास्तव में इस्लामिक पूर्व का भी। इसमें अब 4 शहर है जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक बन गए हैं। इसकी दीवारों की मोटाई 11 हाथ है। इसकी मस्जिद बहुत बड़ी है और इसकी इमारतों की सुंदरता और विस्तार में इसकी कोई बराबरी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने सल्तनत काल में दिल्ली में शहरों का विकास से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.